देखो बच्चों, अभी तक हमने जो टॉपिक पढ़े हैं वो पढ़े थे हमने केमिकल रिएक्शन एंड देयर बैलेंसिंग। ठीक है, आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखो बच्चे, केमिकल रिएक्शन क्या होती है ये हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया है, जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में, राइट। अब केमिकल रिएक्शन मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि चाहे वो हमारी बॉडी है, चाहे वो प्लांट लाइफ है, चाहे कोई भी एनिमल है, केमिकल रिएक्शन तो हर जगह हो रही है। चाहे कोई इंडस्ट्रीज हैं, केमिकल रिएक्शन से आ रही हैं। चाहे कोई चीज़ बन रही है, चाहे मार्कर की इंक बन रही है, केमिकल रिएक्शन से ही बन रही है। चाहे हमारे कपड़ों पे जो कलर आया है ये भी केमिकल रिएक्शन से प्रोडक्ट बने उनसे आया है। तो केमिकल रिएक्शंस तो कई तरह की होती हैं। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें दो चीज़ें मिलके एक बड़ा प्रोडक्ट बना रही होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जिसमें एक चीज़ टूटकर छोटी छोटी चीज़ों में कन्वर्ट हो रही होती है। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं, देखो पेन दिखाओ जरा, वो भी पेन दिखाओ, एक ब्लैक पेन दिखाओ। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें जैसे मान लो ये ऐसे है, इस ब्लैक पेन पे वाइट कैप है, फिट नहीं हो रही ना, फिट नहीं हो रही। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें ये चीज़ उतर के उठ के इस पे आके फिट हो जाएगी, मतलब इधर से उठ के इधर आ गई। जैसे आप दो बच्चे बैठे हो, सीट पे कंफर्टेबल नहीं हो स्कूल में, पास वाला आपको कोनी मार रहा है, लात मार रहा है, थप्पड़ मार रहा है, तो अब क्या करते हो उस केस में? उठ के दूसरी सीट पे जाके बैठ जाते हो। तो ऐसा भी कई बार होता है, और ये तो कॉमन सी शिकायत है। आप फर्स्ट क्लास से लेकर 12वीं तक चले जाओ, ये कॉमन शिकायत होती है, सर ये मार रहा है, सर ये लात मार रहा है, और बच्चा उठ के दूसरी सीट पे जाते जाते हैं। तो ठीक ऐसे रिएक्शन में भी होता है। और आप वहाँ जाके बैठते हैं जहाँ पर आप खुश हैं, जहाँ पे आप शांत हैं। तो ये यहाँ पे खुश नहीं है, देखो ये हिल रहा है मार्कर का कैप, ये उठ के किधर आ गया। ऐसी रिएक्शंस भी होती हैं। और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें ऐसे हालात हैं, देख के लग रहा है ये काम खराब है, तो ये कैप कहती है मुझको इधर ले जाओ, ये कैप कहती है मुझे इधर ले जाओ। जैसे कई बार दो बच्चे इधर बैठे हैं, दो बच्चे इधर बैठे हैं, ये बच्चा ऐसे खुश नहीं है, ये बच्चा ऐसे खुश नहीं है। ये बच्चा कहता है सर मैं इधर बैठ जाऊँ, ये कहता है मैं इधर बैठ जाऊँ, तो आ जाओ शिफ्ट हो जाओ। तो जब मूवमेंट होती है इधर से उधर, इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और जब एक ही चीज उठ के जाए इसको डिस्प्लेसमेंट। अब जब एक इधर चला जाए इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। तो हमारे सिलेबस में, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि रिएक्शंस इतने तरह की होती हैं, नहीं, रिएक्शंस तो बहुत तरह की हैं। हमारी 10th क्लास के सिलेबस में केमिकल रिएक्शन 4 तरह की है। मतलब ये मैं सोचता कि 4 तरह की ही होती हैं। आगे चल के 11th-12th में और भी ज़्यादा रिएक्शंस पढ़ोगे तो कहोगे सर आपने तो कहा था 4 होती हैं, अब और ज़्यादा रिएक्शंस करवा रहे हो। हमारे सिलेबस में जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो 4 हैं। पहली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ये नाम से ही क्लियर है, दो चीज़ें मिलके एक बड़ी चीज़ बनाएंगी। दूसरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये भी नाम से ही क्लियर है, एक चीज टूटकर छोटी चीजें बनाएंगी। तीसरी, और हाँ ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, उल्टी हैं। इसमें दो चीजें हैं, 3 चीजें मिलकर बड़ी चीज बनाएंगी सिंगल, और इसमें सिंगल चीज टूट के छोटी चीजें बनाएंगी। थर्ड डिस्प्लेसमेंट, जैसे मैंने आपको कहा ना आप स्कूल में सीट को शिफ्ट कर लेते हैं, मैं सर इधर चला जाऊं, चला जा भाई बैठ जा। एक होती है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट वो समझ ही गए। एक बच्चा कह रहा है मैं इधर आ जाऊं, जैसे मैंने 2 कैप को भी शिफ्ट किया था, पिंक कलर की और ब्लैक की, वो डबल डिस्प्लेसमेंट थी, एक इधर एक उधर। और ये होता किस लिए है? टू अचीव स्टेबिलिटी। जैसे आप क्लास में सीट को शिफ्ट करते हो, किस लिए करते हो? टू अचीव स्टेबिलिटी ना, कि भैया मैं उधर ज़्यादा खुश हूँ, सर मैं उधर बैठ जाऊँ, सर मैं उसके साथ बैठ जाऊँ, मैं उसके साथ ज़्यादा खुश हूँ। तो ऐसे रिएक्टेंट जो करते हैं, चाहे डिस्प्लेसमेंट एक ही हो इधर से इधर, चाहे डबल हो
कि ये इधर ये उधर, ये किस लिए करते हैं? टू अचीव स्टेबिलिटी, कि शायद अब ये करके वो और ज़्यादा वो किस रूप में चले जाएंगे, किस फॉर्म में चले जाएंगे, वो ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में चले जाएंगे। और इस दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं अर्थ की बात नहीं कर रहा, पूरी यूनिवर्स, जहाँ पे कुछ भी हो रहा है, कोई भी चेंज हो रहा है, सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है। केमिस्ट्री में भी जो भी कुछ प्रोडक्ट बनेंगे केवल किसके लिए बनेंगे? स्टेबिलिटी के लिए बनेंगे। जो भी कुछ होता है स्टेबिलिटी के लिए होता है। आप भी यहाँ पढ़ने लिखने आए हैं, स्कूल में पढ़ने लिखने जाते हो ताकि जीवन में स्टेबल हो सको। घर वाले यही कहते होंगे ना, कुछ कर ले, कुछ बन जा, कुछ व्हाट इज मीनिंग ऑफ कुछ बन जा, कि कुछ स्टेबिलिटी को अचीव कर ले, राइट? आपके पेरेंट्स भी मेहनत कर रहे हैं, चाहे जो भी बिजनेस कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? अपनी फैमिली की स्टेबिलिटी के लिए, ताकि हमारी फैमिली स्टेबल रहे, खुश रहे, जो चाहे वो अचीव कर सकें। तो चाहे इस फिजिकल वर्ल्ड में देखें, चाहे हम इस केमिकल वर्ल्ड में देखें, जो भी कुछ हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? टू अचीव स्टेबिलिटी। तो ये 4 तरह की रिएक्शंस है, पर ये मत सोचना कि 4 तरह की होती हैं, बहुत तरह की रिएक्शंस होती हैं। अगर आगे जीवन में केमिस्ट्री ली तो समझ में आ जाएगा कितनी तरह की रिएक्शंस होती हैं। मैं सबसे पहले जिक्र करना चाहूँगा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का। Combination reactions are those reactions in which two or more than two substance, अब ये जो substance है ये एलिमेंट भी हो सकता है, ये कंपाउंड भी हो सकता है। ये नहीं है कि भाई जरूरी नहीं है कि केवल एलिमेंट ही जुड़ेंगे या कंपाउंड ही जुड़ेंगे। एलिमेंट कंपाउंड भी जुड़ सकते हैं, एलिमेंट भी जुड़ सकते हैं, कंपाउंड भी जुड़ सकते हैं। टू फॉर्म क्या बनाएगा? टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। सच रिएक्शंस आर नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। जैसे ए है, ये प्लस बी है, और ये आपको क्या दे रहा है? इधर सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है। देखो कभी कभी एग्जाम में टीचर ये कहता है, आल्सो राइट द एग्जाम्पल। कभी भी कोई भी क्लास हो, चाहे 9th-10th हो, चाहे हायर लेवल की कोई भी क्लास हो, कभी भी आपसे एग्जाम्पल पूछें तो इस फॉर्म में कोई एग्जाम्पल मत लिखना। ये कोई एग्जाम्पल नहीं है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है टीचर ने, भाई दिस प्लस दिस एक चीज बन रही है, तो ये कोई एग्जाम्पल थोड़ा ना हुआ। जैसे अगर आप लैब में पानी लें और उसमें कैल्शियम ऑक्साइड को डालें। अब कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2 होती है। मैंने वैलेंसी फर्स्ट लेक्चर में बताई थी ना। कैल्शियम कौन से ग्रुप का था? ग्रुप 2 का था। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, याद है ना? तो इसकी भी वैलेंसी 2 थी, इसकी भी 2 थी, क्योंकि ये 16 ग्रुप का था। तो 2 कैल्शियम। कैल्शियम ऑक्साइड का एक नाम होता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्विक लाइम। क्विक लाइम। आप जैसे इसको पानी में डालते हो, पानी में डालने के बाद यहाँ पर एक वाइट कलर का सॉल्यूशन बन जाता है, और ये जो सॉल्यूशन होता है, ये सॉल्यूशन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अब बताओ कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है? मैं अभी थोड़ी देर पहले बता ही रहा था। और OH की वैलेंसी क्या होती है? तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कैल्शियम 1 OH2। ये वाइट कलर का सॉल्यूशन बन जाता है। इसको हम कहते हैं केमिस्ट्री की भाषा में स्लैक्ड लाइम। ये याद करने, कम से कम जो हम लिख दें वो तो याद करना है बच्चे आपको पता है कैल्शियम ऑक्साइड को हिंदी में आम भाषा में क्या कहते हैं? चूना। वो वाला चूना नहीं जैसे हम कहते हैं तूने मुझे चूना लगा दिया, वो वाला चूना नहीं। ये वाइट पाउडर होता है कैल्शियम ऑक्साइड का, कली में इस्तेमाल होता है, वाइट वॉश में इस्तेमाल होता है। तो अगर आपको कोई कहे कि सब्सटेंस एक्स यूज्ड इन वाइट वॉशिंग द वॉल्स, तो समझ आना वो सब्सटेंस क्या है? वो कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड है। आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी सवाल है, अभी कराऊंगा वो सवाल। और इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैक्ड लाइम। इसके एक्वा सॉल्यूशन को कहते हैं लाइम वाटर। अभी छोड़ दो वो क्या होता है। होता क्या है? इस बीकर में से हीट निकलनी शुरू हो जाती है, यानी कि इस रिएक्शन में रिलीज हो रही है। रिलीज किसकी हो रही है? रिलीज ऑफ हीट रिलीज हो रही है। और हीट रिलीज होने का सबूत क्या है? टेम्परेचर ऑफ, या बीकर बिकम्स वार्म। बीकर बिकम्स वार्म, बीकर गर्म हो जाता है।
वो मैंने आपको बताया था, पहली क्लास में बताया था, जब हम एक रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हैं ना, कम से कम उसमें 5 चीज़ें होती है ना, कम से कम एक तो हमेशा ही लिख दो। क्या बताई थी मैंने वो? चेंज ऑफ टेम्परेचर। ये तो हमेशा लिखो, क्योंकि एक रिएक्शन में टेम्परेचर तो चेंज होगा ही होगा, या बढ़ेगा या घटेगा, पर आपको नहीं पता है बढ़ रहा है, आपको नहीं पता है घट रहा है, पर सबसे सेफ आंसर क्या लिख सकते हो आप? चेंज हो रहा है। भैया बढ़ना भी चेंज होना है, घटना भी चेंज होना है, तो सेफेस्ट तो चेंज होने लिख दिया ना आपने। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है, हीट रिलीज हो रही है। अब जैसे इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड था, मैंने कहा ना चूना व्हाइट कलर का जो पाउडर होता है, उसको आपने किस में डिसोल्व किया? वाटर लिक्विड था, क्या बना दिया उसने? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और उसने क्या रिलीज करी मेरे बच्चों? हीट। आप देख सकते हो एक और दो चीजें मिलके क्या बना रही हैं? सिंगल प्रोडक्ट, और हीट को रिलीज कर रही हैं। और बैलेंस करते हैं, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है। ऑक्सीजन देखना, इधर ऑक्सीजन 1 और 1 2 है, इधर देखो 2 ही ऑक्सीजन इधर है, इधर H 2 है और इधर H 2 है, तो रिएक्शन तो बैलेंस्ड ही है। मैंने कहा था ना अपनी पहली क्लास में, रिएक्शन में रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट लिखना, फिजिकल स्टेट लिखना, एक्वस समझ में आ गया ना? फिजिकल स्टेट लिखना जरूरी होता है, और क्या लिखना जरूरी होता है? उसकी बैलेंसिंग फॉर्म। तो ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, जो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। यानी कि अगर आपका टीचर एग्जाम में कहे डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड आल्सो गिव एग्जांपल, तो एग्जांपल ये नहीं देना, एग्जांपल ये देना है। आप लोगों ने बात क्लियर है? हाँ, आपको मैं कुछ और रिएक्शन लिखना चाहूँगा जो आपने बचपन से पढ़ी है, जैसे H2 + O2 गिव्स H2O। H2 गैस होती है, O2 गैस होती है, वाटर लिक्विड होता है। H2 और O2 बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, तो 2 हो गए, पर H यहाँ पर 4 हैं, तो H भी यहाँ पे 4 हो गए। और यहाँ पर क्या रिलीज होती है? हीट। यानी कि H2O2 के साथ जब रिएक्ट करता है वो भी हीट रिलीज करता है। यानी कि इस रिएक्शन में जब H2O2 रिएक्ट करेंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल बी रिलीज। आप जानते हो, आपने ये तो सुना ना, अपोलो मून फ्लाइट के बारे में सुना है आप लोगों ने? कभी नहीं सुना। चांद पे पहली बार जब साइंटिस्ट गए थे वो तो सुना ना, चांद पे पहला कदम किसने रखा था? ये तो बचपन से याद कर रखा, नहीं कर रखा आपने? वो अपने साथ कोई एयरक्राफ्ट तो लेके गए होंगे। अब वो पेट्रोल तो लेके नहीं गए होंगे, रास्ते में पेट्रोल थोड़ा ना मिलता है, डीजल थोड़ा ना मिलता है। जानते अपने साथ वो क्या लेके गए थे? वो अपने साथ हाइड्रोजन लेके गए थे, फ्यूल। और वो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या देता था उन्हें? प्लस क्या रिलीज करता था? और वो उस हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते थे, क्योंकि वो अपने साथ बहुत बड़ा सिस्टम लेके जा रहे हैं, इतनी लंबी यात्रा कर रहे हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, उनको इतने सारे कंप्यूटर को रन करने के लिए एक प्रॉपर इनपुट नहीं चाहिए, वो कहाँ से लाएंगे? तो वो इतनी सारी एनर्जी को रिलीज कैसे पॉसिबल किया? उन्होंने अपने साथ हाइड्रोजन फ्यूल लेके गए थे। तो ये भी आप याद रखना कि अपोलो मून फ्लाइट में कौन सा फ्यूल लेके गए थे साइंटिस्ट अपने साथ? हाइड्रोजन। ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, कोई भी आपसे पूछ सकता है, चाहे साइंस लो या ना लो, पर एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पता होना चाहिए। हाइड्रोजन को लेके गए थे। और शायद आपको ये पता होगा कि अब वर्ल्ड में और हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर काम कर रही है, क्योंकि पेट्रोल धीरे धीरे, डीजल धीरे धीरे महंगा और कम होता जा रहा है, तो हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में लिया जाने शुरू कर रही है सरकारें अब। पर अभी इसमें समय लगेगा, अभी इतना समय नहीं लगेगा, ये नहीं कि कल ही आ जाएगा हाइड्रोजन फ्यूल या अगले साल ही आ जाएगा, अभी बहुत टाइम लगेगा। तो एनर्जी निकली यहाँ पर, ये बात क्लियर है बच्चों? अभी देखो, एक और एक चीज मिलके, दो चीजें मिलके क्या बना रही हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बना रही हैं। जैसे कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, मिलके क्या बना रहा है? तो साथ में क्या रिलीज करता है वो भी? आपको एक चीज और बताऊं, ये बड़े काम की बात बता रहा हूं। जिस भी रिएक्शन में O2 रिएक्टेंट होगा, इसको हम कहते हैं कंबशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन का नाम क्या डाल देते हैं? कंबशन। जिन भी रिएक्शन में O2 रिएक्टेंट होगा ना, उसमें हीट रिलीज होगी। आप थोड़ी सी चीज अपने आप ही गैस कर सकते हो। अच्छा, O2 रिएक्टेंट, हीट रिलीज हो रही है, ये तो जी अपने आप थोड़ा सीखो आप। अब बताओ, आपको लग रहा है ये कॉम्बिनेशन है N2 + H2 गिव्स अमोनिया, बैलेंस N2 H6 H6,
समझ में आ गई बात जी? बैलेंसिंग तो हम पहले कर ही चुके हैं। प्लस ये भी क्या रिलीज करता है मेरे बच्चों, ये भी हीट रिलीज करता है। इसमें O2 नहीं है, पर मैंने कहा जिसमें O2 होगी उसमें तो हीट रिलीज होगी, पर मैंने ये तो नहीं कहा ना जिसमें O2 नहीं है उसमें हीट रिलीज नहीं होगी, उसमें भी तो हो सकती है। पर मैंने एक छोटी सी रिएक्शन को ढूंढना सिखा दिया, O2 है तो हीट रिलीज होगी। अच्छा, ये भी कॉम्बिनेशन लग रहा है आपको, दो चीजें मिलके क्या बना रही हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट। तो इसमें आपने देखा ज्यादातर आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक कॉमन ऑब्जर्वेशन क्या लग रही है आपको इन सारे एग्जाम्पल्स में? हाँ, ये तो ऑब्जर्वेशन होगी, पर एक हीट के मामले में क्या ऑब्जर्वेशन आ रही है, इनमें हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। देखो बच्चे, हमारी केमिस्ट्री में ना हीट से रिलेटेड दो तरह की रिएक्शंस होती है। या तो रिएक्शन में हीट रिलीज हो जाएगी और आपको हीट फील होगी, या हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी, एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी, आपको ठंडक महसूस होगी क्योंकि हीट आपसे निकल के इधर आ गई, रिएक्शन में आ गई, सराउंडिंग से निकल के। या तो रिएक्शन के बाद टेम्परेचर बढ़ जाएगा, या तो रिएक्शन के बाद टेम्परेचर घट जाएगा, दो ही बातें होगी ना। इसीलिए यहां पर जो रिएक्शन हो रही है इसमें हीट रिलीज हो रही है। अगर एक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, रिलीज को आप क्या कहते हैं, एग्जिट या एंट्री? एग्जिट, यानी कि जिसमें हीट की एग्जिट हो रही है, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं EX से एग्जिट और EX से एक्सोथर्मिक। यानी कि एक्सोथर्मी में हीट एग्जिट होती है, यानी कि हीट रिलीज होती है। यानी कि दोस रिएक्शंस which are accompanied by release of energy, मतलब जिनमें क्या हो, एनर्जी रिलीज हो, आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सो, हीट का रिलीज होना, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। डेफिनेशन क्लियर बेटा एक्सोथर्मिक की? और आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आए, डिफाइन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड गिव एग्जांपल, तो ये लो, ये सारे एक्सोथर्मिक के एग्जांपल, डेफिनेशन के साथ एग्जांपल दे देना। मैंने आपको बता ही दिया जहां कंबशन होगी वहां पे हीट रिलीज होगी। आपको एक और एग्जांपल दूं, हमने पहले भी किया, आपने ध्यान नहीं दिया। जैसे मीथेन गैस O2 गैस क्या रिलीज करेगा, CO2 गैस प्लस में वाटर लिक्विड बैलेंस करते हैं, कार्बन 1 H4 हैं, उधर H4 कैसे कर सकता हूं मैं? हाँ, प्लस हीट तो होगी क्योंकि एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज होनी है, और कंबशन है O2 है ना, तो इसमें H4 हो गए। अब इधर O2 है और इधर देखो 2 और 2 4 है, तो इसको 2 करके 4 कर दिया, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। आप लोगों ने नोट किया होगा आजकल तो CNG की गाड़ियां बहुत आती हैं। CNG की गाड़ी हो सकता है आपके पास हो भी, घर में किसी रिश्तेदार के पास, मामा चाचा भाई के पास, पापा के पास। आप जानते हैं CNG का फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्रेस नेचुरल गैस। तो CNG में गैस कौन सी होती है? यही होती है, मीथेन गैस ही भरते हैं उसमें। तो यानी कि आपकी गाड़ी में क्या भर रहे हैं वो? मीथेन। वही मीथेन आपकी गाड़ी में बर्न होगी क्या, किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिलीज करेगी, ठीक है, और क्या रिलीज करेगी? वही हीट से जो एनर्जी रिलीज होगी, दैट एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप गाड़ी में लाइट नहीं चलाते, आप गाड़ी में म्यूजिक नहीं सुनते, इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस हो रही है ना, गाड़ी के इस कंबशन रिएक्शन से प्रोड्यूस हो रही है, मीथेन गैस से। अच्छा, आपको मालूम है मीथेन पैदा कहाँ होती है? कीचड़ में। इसको मार्श गैस कहते हैं। मार्श मतलब कीचड़, मार्शी गैस मतलब कीचड़ में पैदा होती है, गंदे नाले में पैदा होती है। यानी कि गंदे नाले में अगर हम एक बहुत बड़े रॉड से चर्निंग करें, उसमें बबल्स बन जाएंगे। जानते बबल्स किसके होंगे? वो मीथेन गैस के। और जानते हैं अगर उन बबल्स के ऊपर माचिस की तीली फेंक दे तो क्या होगा? आग लग जाएगी नाली में आग लग जाएगी, पानी के ऊपर आग लग जाएगी। सिर्फ कैसे? हमने उसको शेक किया, शेक करने के बाद झाग बन गई। झाग किसकी थी? वो। और मीथेन को बड़ी जल्दी आग पकड़ती है, हमने माचिस की तीली लगाई, नाले में आग लगा दी। तो मीथेन गैस मार्श गैस भी कहते हैं, कीचड़ दलदल में पैदा होती है। ठीक है बच्चे, आपने सुना भी होगा, पीछे एक यूनिवर्सिटी का एक बच्चा था, उसने एक प्रोजेक्ट बनाया, उसके कॉलेज के पीछे एक नाला निकलता था, उसने नाले से एक पाइपलाइन जोड़ के चाय वाले के साथ कनेक्ट कर दी, वो चाय वाला उसी गैस से
चाय बनाता था। सुना नहीं था, पीछे एक न्यूज़ में भी आया था, पीएम मोदी ने भी उस बच्चे का नाम लिया था कि वो बच्चा मार्श गैस, कीचड़ से, नाले से गैस से चाय बना रहा है। तो लोगों को समझ नहीं आया था कि नाले से गैस कैसे बन सकती है। नाले से गैस कैसे बन सकती है, उससे मीथेन गैस प्रोड्यूस होगी, उससे उस गैस की प्रोडक्शन को पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसफर करके उसकी शॉप पे ट्रांसफर कर दिया, उसने उसे गैस से चूल्हे से जला के उसने चाय बना दी। नहीं, नाले में कोई झाग थोड़ा ना बना रहा है, नाले में पकड़ के कोई ऐसे ऐसे थोड़ा ना कर रहा है, ठीक है ना। हाँ जी, तो कंबशन। अच्छा, एक बात और याद रखना, एक बात और याद रखना, आप इसमें कभी आपको ये आए कि भी गिवन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो ये कॉम्बिनेशन का एग्जांपल नहीं है, लग रहा है ना कॉम्बिनेशन का एग्जांपल नहीं है, क्यों नहीं है? दो चीजें बन रही है, कॉम्बिनेशन ये है, प्लीज बी केयरफुल। अच्छा, जैसे आपको मैंने बताया था, जो खाना आप खाते हैं, जो खाना आप खाते हैं, ठीक है जी, C6H12O6 ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। जो भी रोटी खाई, चावल खाए, आलू खाए, किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में। ग्लूकोज किससे रिएक्ट करता है? O2 गैस से। किस में कन्वर्ट होती है वो गैस? CO2 गैस में, और प्लस एनर्जी रिलीज होती है, हीट या एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ना, तो मैंने लिखा था इट इज विच इज अकम्पनीड विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी रिलीज होगी, एंड दैट एनर्जी वी यूज टू स्टे अलाइव। हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। उसके लिए घर में क्या करते हो? दिन में 3 बार खाना खाते हो या 2 बार खाना खाते हो, या जो भी आप जितनी बार खाना खाते हो वो बात अलग है, पर खाना खाते हैं किस लिए? ताकि जिंदा रहें। जिंदा कैसे रहते हैं? हमारी बॉडी में जो फूड है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज से O2 से करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड जब मैं सांस छोड़ता हूँ, सांस छोड़ते हुए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, वाटर या तो मेरे बॉडी से पसीने से बाहर निकल जाएगा, यूरिन से बाहर निकल जाएगा, प्लस एनर्जी। ये एनर्जी मैं इस्तेमाल करूँगा पूरे दिन जिंदा रहने के लिए, काम करने के लिए, बोलने के लिए, पढ़ाने के लिए, आप पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, कूदने के लिए एनर्जी चाहिए, यहाँ से एनर्जी आ रही है। अब इसको बैलेंस कर सकते हैं, C6 H12 हो गए, H2 हैं तो H भी 12 हो गए। अब बताओ O कितनी है इधर? 6 होगा 12 प्लस 6 कितने हो गए? 18 O है उधर, 18 O। क्या करूं? O2 तो 6 है ही, इसको 12 बनाना है, तो ये भी 12 हो गया। तो बैलेंसिंग तो हम पहले कर ही चुके हैं, तो आप उसमें इतना जल्दी, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा, बैलेंसिंग को बाद में भी करा देंगे अगर डाउट है आपको तो। अभी क्लियर है? तो अगर आपको आए हाउ वी गेट एनर्जी, तो आंसर इज फॉर द फूड कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज आफ्टर डाइजेशन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड आल्सो लिबरेट्स हीट, that also liberate energy, and that energy we use to stay alive। हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए। यहां तक क्लियर है आपको? तो इज इट क्लियर कि भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? ठीक है, आओ नेक्स्ट शुरू करते हैं। पहले इसको रब कर देते हैं बोर्ड को। हाँ जी, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं वो किस में कन्वर्ट होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? स्लैग्ड लाइम। और कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं? क्विक लाइम। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसको हम दीवारों पे लगा देते हैं, यानी कि हमने पानी में क्या डिसॉल्व किया? पहले पानी में कैल्शियम ऑक्साइड को डिसॉल्व किया, क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वो बन गया सॉल्यूशन व्हाइट कलर का, उसको दीवारों पे पेंट कर दिया, यानी कि दीवारों पे हमने क्या अप्लाई कर दिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दीवार पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगाया है, पर वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसके साथ मिल जाएगा, उसके साथ मिल के बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 सॉलिड प्लस वाटर। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये दीवारों पे थिन लेयर बना लेता है ऑन वॉल, एंड गिव्स शाइनी अपीयरेंस। मतलब दीवारों को क्या पैदा कर देगा? ये चमक पैदा कर देगा। दीवारें पे चमक नहीं आती कलियां होने के बाद, ठीक है ना? ठीक, तो आपको अगर ये क्वेश्चन आए अ सब्सटेंस X इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग वॉल, तो आप क्या लिखेंगे? दैट सब्सटेंस X इज,
हाँ, तो आप लिखे, आपसे पूछेगा आल्सो गिव इट्स रिएक्शन विद वाटर, तो आप वाटर के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे। फिर लिखेंगे व्हाट विल हैपन, इट विल रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या कह देंगे, इट विल फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल विच विल गिव शाइनी अपीयरेंस टू वॉल, दीवारों को चमक पैदा कर देगा। कई बार दीवारों पे पपड़ी उतरनी शुरू हो जाती है ना, वो किसकी होती है लेयर, कैल्शियम कार्बोनेट। मैंने कहा था कैल्शियम कार्बोनेट की एक और लेयर होती है, किस पे होती है, एग के ऊपर भी कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होती है। चलिए नेक्स्ट इज, सेकंड इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था डीकम्पोजिशन का मतलब क्या है, कि जब एक बड़ी चीज टूट के छोटी चीजों में कन्वर्ट हो। सो व्हेन सिंगल सब्सटेंस break down to give mixture of more than one substance। यानी कि जब एक चीज टूटेगी तो एक से ज्यादा चीजें मिलेंगी ना, एक चीज जब टूटेगी तो एक से ज्यादा चीजें प्रोड्यूस होंगी। पर किसी चीज को टूटने के लिए क्या चाहिए, क्या ये अपने आप खुल जाएगा, नहीं ना। मेरी एनर्जी, मेरी बॉडी से एनर्जी लेके खुला नहीं है, बिना एनर्जी ले कोई चीज़ टूटती नहीं है कभी भी। तो यानी कि जब भी किसी सब्सटेंस को टूटना होगा, उसको क्या एब्जॉर्ब करनी होगी बाहर से, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, जो भी बच्चे ने बोला। तो बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, या वैसे एनर्जी ज़्यादा सही शब्द है। एनर्जी ज़्यादा सही शब्द क्यों है, मैं अभी इस क्लास के अंत में बताऊंगा आपको। एनर्जी ज़्यादा बेटर शब्द है। तो यानी कि ए एब्जॉर्ब क्या, टू गिव बी प्लस सी। हो सकता है डी भी मिल जाए, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलनी है तो आप बी प्लस सी लिख दो, डी भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। जब मैंने लिख दिया मोर देन वन, तो यानी कि दो या तीन या कई चीज़ें मिल सकती है हमारे को। तो कोई डाउट इसमें बच्चे डेफिनेशन में? तो डेफिनेशन तो आपको याद करनी है डिकम्पोजिशन में, पर ये एग्जाम्पल नहीं होता। हाँ, जिन रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जिनमें एनर्जी की एंट्री होती है, EN से एंट्री, EN से एंडोथर्मिक, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या हो गई, जिन रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। एक्सोथर्मिक क्या होगा, जिनमें एनर्जी, तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोस which are accompanied with absorption of energy, मतलब जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो। अब जैसे एक बच्चे ने पीछे बोला हीट, तो जरूरी नहीं एनर्जी हीट की फॉर्म में ही आए, जरूरी नहीं एनर्जी हीट की फॉर्म में ही आए। एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में भी आ सकती है, इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट की फॉर्म में भी आ सकती है। मान लो जो एनर्जी है जो रिएक्शन में एब्जॉर्ब हो रही है, वो इन द फॉर्म ऑफ हीट आ रही है, मतलब हीट की फॉर्म में एनर्जी आ रही है। ऐसी रिएक्शन को हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब होता है हीट। जैसे आप नहीं करते थर्मोमीटर, थर्मल पावर प्लांट, तो थर्मल का मतलब हीट हो गया, यानी कि हीट से जो टूटे, डिकम्पोज हो, उन रिएक्शन को क्या कहेंगे हम, थर्मल। अच्छा, कुछ रिएक्शन में एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी से आती है। आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल दूं इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी आने का। आप घर में मोबाइल को चार्ज नहीं करते, जब मोबाइल को चार्ज कर रहे हो तो आप मोबाइल को क्या दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि यू आर प्रोवाइडिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। हाँ, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन भी कह सकते हैं आप, इसको इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन कह दो। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है बच्चे। हाँ, कभी कभी लाइट से रिएक्शन होती है, यानी कि एनर्जी विल कम इन द फॉर्म ऑफ
लाइट, सनलाइट की फॉर्म में, 12th में कुछ ट्यूबलाइट की फॉर्म में भी रिएक्शन करवाऊंगा। तो लाइट को कहते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, यानी कि डिकम्पोजिशन भी 3 तरह का हो गया, एक थर्मल, एक फोटोकेमिकल और एक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। तो क्या आप एंडोथर्मिक की डेफिनेशन लिख देंगे बच्चे? अभी एग्जांपल करा रहा हूं, चलिए मान लो पहले हम एग्जांपल लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन के। अच्छा, थर्मल डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन क्या होगी? देखो कुछ नहीं करना, एंडोथर्मिक की डेफिनेशन में जहां एनर्जी है ना वहां हीट लगा दो बस। यानी कि दोस रिएक्शन विच आर अकम्पनीड विद एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, दोस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऐसे कर दो ना, थर्मल डिकम्पोजिशन पूछा ना, दोस डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच रिएक्शंस आर अकम्पनीड विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, हीट से जो डिकम्पोजिशन होगा थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। आप लैब में टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फेट, अब बताओ फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? आयरन की वैलेंसी 2 होती है, सल्फेट की वैलेंसी भी 2 होती है। तो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा बच्चे? Fe। इसका जो कलर होता है लाइट ग्रीन कलर का होता है, लाइट ग्रीन कलर के क्रिस्टल होते हैं किसके? फेरस सल्फेट के। आप इसको टेस्ट ट्यूब में हीट करो, आपने ध्यान देना है डिकम्पोजिशन में रिएक्टेंट अकेला होगा, अकेला रिएक्टेंट होगा तब तो टूटेगा। तो अकेले चीज को टूटने के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी। यहां हम कैसे देंगे? हीट, इलेक्ट्रिसिटी या लाइट से। यहां हम इसको हीट कर रहे हैं, यानी कि कौन सा डिकम्पोजिशन करा रहा हूं? यहां पर थोड़ी देर बाद, यहां पे थोड़ी देर बाद रेडिश ब्राउन कलर देखने को मिलता है, और रेडिश ब्राउन कलर होता है Fe2O3 का, और यहां से गैस निकल जाती है SO2 गैस एंड SO3 गैस, एक सल्फर डाइऑक्साइड गैस और एक सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकल जाती है। इनकी भी एक अलग फील होती है। मैंने आपको बताया था अमोनिया की फीलिंग, याद है कि याद भूल गए हो? याद दिलाओ, अमोनिया की फीलिंग कैसी होती है? याद है ना? अनक्लीन्ड यूरिनल से जो स्मेल आती है, बताया था मैंने आपको, जब यूरिन दीवार जमीन पे पड़ा रहे और उससे जो बैड स्मेल प्रोड्यूस होती है, दैट इज स्मेल ऑफ अमोनिया। जब यूरिन को हम रिमूव ना करें, पानी से रन ना करें, दैट यूरिन में यूरिया है, यूरिया गिव्स अमोनिया, वो अमोनिया की स्मेल आपको बैड स्मेल फील होती है। वो अमोनिया की स्मेल याद आप भूलोगे नहीं। मैंने आपको H2S गैस की भी स्मेल बताई थी, क्या होती है, कहाँ से आती है? वो कूड़े के ढेर से आती है। कभी कूड़े वाली बस जा रही हो, वो कूड़े वाली गाड़ी जा रही हो, तो उसमें से बदबू आती है, वो H2S की है। आपको SO2 की स्मेल बताता हूँ कैसे होती है। आप दिल्ली में रहते हो, कह ही नहीं सकते हमने फील ही नहीं करी, कभी झूठ बोल ही नहीं सकते, फंस जाओगे। आपने कभी सड़क पर जा रहे हो, कभी कोई ट्रक या बस में से काले रंग का धुआं आता है, कोई गाड़ी धुएं पे धुआं छोटे काले रंग का, डीजल गाड़ी, डीजल बस, उस धुएं में आपका दम घुटता है, आपको फीलिंग होती है दम सा घुट रहा है, सांस नहीं लिया जाता उस धुएं में, उसको कहते हैं सफोकेटिंग स्मेल। और वो स्मेल किसकी होती है? SO2 और SO3 की स्मेल होती है। आप कह ही नहीं सकते हमने कभी फील नहीं करी, झूठ बोल के तो दिखाओ। फिर तो आप दिल्ली में नहीं रहते, यूरोप के किसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पर डीजल बैन है। दिल्ली में तो डीजल बैन ही नहीं हुआ अभी तक। हाँ, आने वाले 15-20 साल बाद कोई बच्चा कहे मुझे नहीं पता इसकी स्मेल क्या होती है, तब तक डीजल बैन हो चुका होगा दिल्ली में, उसको बेचारे को क्या पता SO2 SO3 की स्मेल क्या होती है। तो SO2 SO3 की स्मेल आपको पता क्या होती है। तो इसमें हमने क्या देखा? FeSO4 जो कि सॉलिड था, लिक्विड था, गैस था? सॉलिड था। हमने इसको क्या दिया? वो किस में कन्वर्ट हुआ? Fe2, सॉलिड था, लिक्विड था, गैस था, ये ब्राउन कलर का था, बन गया। और इसने क्या रिलीज कर दी? SO2 गैस, साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। और बैलेंस करें, आयरन 2 कर दूं। अच्छा, सल्फर 2, उधर सल्फर 2 ही है, सल्फर 2 ही है, 3 है वहां पर, देखना, सल्फर 1 सल्फर 1 सल्फर 2 ही है उधर। अच्छा, ऑक्सीजन की भी बारी कर दो, 4 to the 8, ऑक्सीजन कितना? 3 4 5 6 7 8, रिएक्शन इज बैलेंस। ये मैंने टेस्ट में भी दी थी, ये तुमने टेस्ट में भी किया रिएक्शन को बैलेंस।
हाँ, आप कैल्शियम कार्बोनेट को लो, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है? घर में मार्बल नहीं है, घर में मार्बल के फर्श नहीं है, ताजमहल नहीं है, किसका बना है वो? कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दो, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड का नाम मैंने अभी बताया था, क्या होता है? क्विकलाइन। क्विकलाइन प्लस क्या रिलीज कर देगा वो? बैलेंस कर लो, कैल्शियम कैल्शियम, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, बैलेंस है। तो ये भी एक थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब है। ये नो डाउट ये डिकम्पोजिशन है, जिसमें एक चीज दो चीजों में टूट रही है। और डिकम्पोजिशन में कौन सी डिकम्पोजिशन है ये? थर्मल, इलेक्ट्रिकल या फोटोकेमिकल? कौन सी है? थर्मल। आप टेस्ट ट्यूब लें, उसमें लेड नाइट्रेट डालें। अच्छा बच्चों, लेड नाइट्रेट बताना जरा। नहीं, लेड की वैलेंसी क्या बताई हुई है मैंने? 2। नाइट्रेट की वैलेंसी कितनी बताई है? नाइट्रेट, सल्फेट, हाइड्रोक्साइड, फॉस्फेट, ये 4 आयंस की वैलेंसी याद कर लो बच्चों, क्योंकि आपने देखा बैलेंसिंग में नहीं हुई आपसे, क्योंकि फॉर्मूला नहीं बना आपसे। तो बैलेंसिंग आती है और बैलेंसिंग नहीं आती, तो फिर बैलेंसिंग भी बेकार कर दी, क्योंकि बैलेंसिंग तभी होगी जब फॉर्मूला सही बनाया होगा आपने। तो हाँ, फॉर्मूला क्या बन जाएगा लेड नाइट्रेट का? Pb NO3 होल ट्वाइस। अब इसको हीट करो, हीट करके यहां पे हमें लेड ऑक्साइड देखने को मिलेगा, और यहां से ब्राउन कलर की गैस निकलेगी, ब्राउन कलर की गैस। और ये ब्राउन कलर की गैस होगी NO2। NO2 का रंग आज याद कर लो, लाइट ब्राउन कलर की गैस होती है, लाइट ब्राउन कलर की गैस होती है, इसको आज याद कर लो। तो क्या लगता है आपको? सिंगल कंपाउंड कन्वर्ट्स इनटू मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एंड दैट एनर्जी कम्स इन द फॉर्म ऑफ हीट। देयरफॉर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। तो इसका रिएक्शन क्या बनेगी? लेड नाइट्रेट एब्जॉर्ब हीट। कोई बताएगा? ये भी टेस्ट में था, नहीं था? ये भी टेस्ट में था। ये क्या देगा? PbO। बताओ और क्या देगा फिर? बताओ और क्या देगा फिर? O2 भी देगा। बैलेंस की थी टेस्ट में, बैलेंस की थी। आओ मैं दोबारा कराता हूँ। Pb बैलेंस, N 2 है, N 2 हो गए। अब सबको चेक कर लो, मेरे ख्याल से बैलेंस है ये। देखो Pb 1, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन देखो लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं आपको? 6। 1 + 4, 1 + 4 5। इसको 1 बनाना है। अब बताओ इसको 1 कैसे बनाओ याशिका? नहीं, इसको 1 कैसे बनाओ पहले बता। 1/2 से बनाएंगे, हो जाएगा 1/2 से। और मैं 1/2 तो अलाउड ही नहीं होता, तो 1/2 हटा के इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, होगी बैलेंस बच्चे। अब वो तरीका याद आ गया, समझ में आ गया? पहले किया हमने इसको। तो कि बैलेंसिंग मेरा जोर नहीं है, बैलेंसिंग की रिएक्शन देख, बैलेंसिंग की क्लास देखना तो बैलेंसिंग की क्लास की रिकॉर्डिंग पिछले आके देख लीजिए। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। कोई डाउट है तो बताओ बच्चे, आगे चले। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल दूंगा इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन का। उसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट समझते हैं। आप एक बीकर लीजिए बड़ा सा, उस बीकर में वाटर भर दो। वाटर भरने के बाद आप 2 इन्वर्टेड मतलब उल्टी टेस्ट ट्यूब लीजिए, उल्टी टेस्ट ट्यूब लीजिए जिसमें पानी अंदर घुस जाए। ये भी इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं आप, जिसमें पानी अंदर घुस जाए। ठीक है जी। और इसके ऊपर रॉड है, इसके ऊपर भी एक रॉड है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, मतलब जो करंट पास करेंगे। हमने इन दोनों को कनेक्ट कर देना है बैटरी से। बैटरी 6 वोल्ट की होती है। देखो हर बैटरी में जो करंट पैदा करती है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। मान लो बैटरी का ये प्लस है, ये बैटरी का ये माइनस है। हमने प्लस इससे जोड़ दिया, माइनस इससे जोड़ दिया।
बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? एनोड, ये याद करना पड़ेगा। और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? कैथोड। यानी कि ये बैटरी का टर्मिनल हो गया नेगेटिव कैथोड, ये बैटरी का कौन सा टर्मिनल हो गया? पूरा टर्मिनल, ये पूरी रोड ही नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी कैथोड, पूरी रोड पॉजिटिव होगी एनोड। ठीक है जी। जैसे ही हम करंट पास करते हैं, की को रिलीज करते हैं, की को ओपन करते हैं, ओपन से क्लोज करते हैं, सर्किट करंट पैदा करता है जो। जैसे ही करंट पास करते हैं यहाँ से बबल बनने शुरू हो जाते हैं, ये बबल शुरू हो जाते हैं, ये बबल शुरू हो जाते हैं। बबल ऊपर जाते हैं, पानी को नीचे की तरफ धक्का दे देते हैं, क्योंकि बबल तो ऊपर राइज करेगी गैस। तो आप जब पेप्सी की बोतल खोलते हो तो पेप्सी में बबल जो बनते हैं, बबल ऊपर आते नहीं आते, तो गैस तो ऊपर राइज करेगी। तो गैस ऊपर राइज करती है, गैस इधर कलेक्ट होना शुरू हो जाती है, और इधर जो गैस कलेक्ट होती है वो पानी को और नीचे ज़्यादा धक्का दे देती है, और इधर जो गैस कलेक्ट होती है वो डबल वॉल्यूम की गैस कलेक्ट होती है। इधर जो गैस कलेक्ट होती है इसके मुकाबले इसका लेवल डबल होता है। ये हम ऑब्जर्व तो कर ही सकते हैं ना। तो दो गैसेस यहां पे प्रोड्यूस हो गई। अब हमने इसमें रिएक्शन को कराने के लिए एक चीज और डाली, वाटर के अलावा मैंने इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी भर दिया। क्यों भरा, ये भी एक सवाल है, मैं बताऊंगा, अभी वेट कर लो। यानी कि जैसे ही हमने वाटर को क्या प्रोवाइड करी? एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में प्रोवाइड करी? इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में प्रोवाइड करी। और वाटर डिकम्पोज हो गया, टूट गया, किसमें? H2O। बैलेंस कर दें पहले इसको, H2 H2O1 O2 2, बैलेंस भी हो गए। यानी कि इनमें से एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ ऑक्सीजन है। मुझे तो नहीं पता ना, गैस को दिख के बताते थोड़ा ना मैं गैस कौन सी हूँ। कलर हो तो मैं बता दूंगा, ब्राउन होता तो मैं कह देता NO2 है, इसका कोई कलर तो था नहीं। अब हमने इन दोनों गैसेस को जो कलेक्ट करी, मैं इसके पास कैंडल लेके गया जलती हुई। जैसे ही इसके पास जलती हुई कैंडल लेके गया, ये गैस पॉप साउंड से बर्न हुई। अब तो पॉप साउंड से बर्न होने वाली गैस कौन सी होती है? जिसमें पॉप साउंड आती है, मैंने पहली क्लास में बताया था पॉप साउंड क्या होती है। तो दिस गैस बर्न्स विद द पॉप साउंड। यानी कि इससे क्या पता चल गया हमारे को, क्या थी इसके अंदर? हम यहाँ पे कैंडल लेके गए, जलती हुई नहीं, बुझी हुई कैंडल, और यहां पे कैंडल लाके हमने एक स्पार्क दिया। अब किसी चीज को जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। स्पार्किंग से उसको एनर्जी मिल गई, स्पार्क प्लग से उसको स्पार्किंग मिली, और स्पार्किंग से ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में कैंडल जलने लग गई। अब कैंडल जलने लग गई यानी कि इसमें कौन सी गैस रही होगी? क्योंकि ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। ऑक्सीजन किसको सपोर्ट करती है? अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग भी नहीं लगेगी, कंबशन भी नहीं होगा। तो यहां पे हमें पता चल गया ऑक्सीजन, यहां पे हमें पता चल गया क्या? हाइड्रोजन। आप बताओ सबसे पहली ऑब्जर्वेशन आपकी इस एक्सपेरिमेंट को लेके क्या थी? मैं लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ बोलूंगा, सुन लो जो भी है मेरे नोट्स में लिखा हुआ है। पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि इन बोथ इलेक्ट्रोड्स बबल्स ऑफ गैस वाज प्रोड्यूस्ड एंड दीज बबल्स rises up and gets collected at the top of the inverted test tube पहली ऑब्जर्वेशन देखी आपने। सेकंड ऑब्जर्वेशन बहुत इंटरेस्टिंग थी, मैंने बोल दिया आपको बातों बातों में, सुनी होगी आपने, कि यहां पर जो वॉल्यूम था, कहां पर? कैथोड में। यानी कि जो कैथोड का जो वॉल्यूम था गैस का, वो एग्जैक्टली डबल था उस वॉल्यूम के मुकाबले जो वॉल्यूम ऑफ गैस हमें कहां मिली? एनोड पे मिली। ठीक है मेरे बच्चे। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या देखी हमने? दैट द वॉल्यूम ऑफ द गैस प्रोड्यूस्ड एट कैथोड, ये याद रखना कैथोड पे डबल है। वॉल्यूम ऑफ द गैस प्रोड्यूस्ड एट cathode was exactly double as that of the volume of the gas obtained at anode। और हमने ये पता लगा लिया था कि कैथोड पे कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई है और इस पे कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई है। समझ में आ गई बात जी? आप इधर ध्यान से देखो। अच्छा, दो ऑब्जर्वेशन लिख दोगे। यहां पर सवाल आता है why
वॉल्यूम ऑफ गैस obtained at cathode is exactly क्या डबल क्यों है दैन द वॉल्यूम ऑफ द गैस obtained at cathode। मेरे पेज में क्वेश्चन है ये, देखो उसका आंसर देखो। आपने ये रिएक्शन तो देख ली, आप मुझको बताओ वाटर में कितने एच है? नहीं, एक वाटर में 2, यानी कि एक वाटर में जो एच है वो डबल है ओ के मुकाबले। वाटर इज मेड अप ऑफ 2H and 1O, तो 2 एटम ज़्यादा हैं ऑक्सीजन के मुकाबले हाइड्रोजन के। और जब वाटर टूटा तो इसके आगे 2 लगा हुआ था, यानी कि अगर इसके 2 मोल हैं तो इसके कितने मोल हैं? 1 मोल है। 2 मोल मतलब डबल वॉल्यूम इसके मुकाबले, मोल ज़्यादा तो वॉल्यूम ज़्यादा, मोल का मतलब अमाउंट होता है, तो इसके मोल डबल है तो इसका वॉल्यूम भी क्या मिलेगा? डबल। यानी कि अगर ये 2 लीटर प्रोड्यूस होगी तो ये कितने लीटर प्रोड्यूस होगी? ये 1 लीटर प्रोड्यूस होगी। तो कैसे ऑक्सीजन के मुकाबले हाइड्रोजन डबल थी? आंसर ध्यान से सुनना, मेरे पेज पे लिखा हुआ है, आंसर सुन लो, पेज पे मत देखो, सुन लो, सुनने पे ध्यान दो। वाटर इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, एंड ऑन डिकम्पोजिशन इट गिव्स 2 moles of hydrogen and 1 mole of oxygen. It means 2 volume of hydrogen will produce as compared to 1 volume of oxygen. That is, if 2 liter of hydrogen will produce, then only 1 liter of oxygen will produce at एनोड। यानी कि 2 लीटर हाइड्रोजन कैथोड पे मिलेगी तो 1 लीटर ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी? एनोड पे। आंसर क्लियर है? आंसर मेरे पेज पे लिखो, आपको लिखने की जरूरत नहीं। यहां तक क्लियर है तो बताओ, कोई डाउट है किसी को? तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक, हाँ इसमें एक चीज रहेगी, व्हाट इज द रोल ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड? व्हाट इज द रोल ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड? देखो आपको क्या लगता है, वाटर इज ए गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर? क्योंकि पानी से आपको घर वाले कहते होंगे झटका लग जाएगा, करंट लग जाएगा। नहीं, वाटर इज ए बैड कंडक्टर। प्योर वाटर इज ए बैड कंडक्टर। प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता बच्चे, और आपके घर में जो पानी है वो प्योर वाटर नहीं है। जो प्योर वाटर होता है इट इज अ इंसुलेटर, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो हाँ बताओ, अगर मैं प्योर पानी लूंगा तो करंट पास करने का फायदा नहीं, क्योंकि करंट ट्रांसफर ही नहीं होगा। और वाटर जो है H+ और OH- में टूटता है, बहुत कम टूटता है पानी वाटर और H+ और OH- में। और जब तक वाटर H+ और OH- में नहीं टूटेगा तब तक H2 और O2 प्रोड्यूस नहीं होगी। तो वाटर के अंदर करंट कंडक्ट करवाने के लिए और वाटर को तोड़ने के लिए हमने क्या डाल दिया? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वाटर की क्या बढ़ा देगा? कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाएगा, और वाटर को डिसोसिएट करने में हेल्प करेगा। किसमें? H+ और OH- में। यही H2 और O2 गैस में कन्वर्ट होंगे। मैं आपको एक चीज बताऊं, आप बताओ H+ किसकी तरफ भागेगा? पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव की तरफ? नेगेटिव की तरफ, क्योंकि H पॉजिटिव है। तो जो H+ पैदा होगा वो इस नेगेटिव रोड की तरफ आके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2 में। और OH- नेगेटिव है, किसकी तरफ भागेगा? किसके अंदर? इसके अंदर चला जाएगा, कैथोड एनोड के अंदर, और O2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो व्हाट इज द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? दैट वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। या कुछ भी कह सकते हैं, वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर डिसोसिएट्स इनटू H+ and OH- to very little extent. So the addition of sulfuric acid increases क्या? Conductance and also increases dissociation of water into H+ and OH-. टूटना, तो वाटर को H+ और OH- में टूटने में हेल्प करता है। तो जो पानी हम पीते हैं वो पानी होता है ना, वो H+ OH- होते बहुत कम होते हैं उसके अंदर। तो पानी को ज्यादा H+ OH- में तोड़ने के लिए हमें क्या डालना पड़ेगा? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये पानी को H+ और OH- में डिसोसिएट करने में हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन क्लियर हो गया। बस एक छोटा सा टॉपिक रह गया, कौन सा? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। कोई डाउट है तो पूछो। नेक्स्ट क्लास में आप कहाँ तक याद करके आएंगे, और जिसके पास नोट्स नहीं है वो मेरे से 9811232145 पे व्हाट्सएप करके मुझसे नोट्स ले सकता है। तब तक बाय, नमस्ते, ध्यान रखो।